प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपको पूछा जाता है उसकी चर्चा करेंगे और वह है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था और उसके बाद अन्य देशों ने इसे अपनाया और जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना जो है वह संविधान का एक परिचय होता है या भूमिका को कहते हैं कि संविधान का परिचय और संविधान की जो भूमिका है वह प्रस्तावना है। इसमें संविधान का सारा सार आ जाता है, सार होता है। और जैसा कि प्रख्यात न्यायविद आपने सुना भी होगा कि संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारत संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित भी किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को और भी शामिल किया गया है। हम संविधान की प्रस्तावना या विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, उसको एक बार देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के अंदर उसकी विषय वस्तु का एग्जैक्ट संविधान आपका क्या है ना। तो हम प्रस्तावना में आपको बताती हूँ पहले कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यह है संविधान की विषय वस्तु। अब हम इस संविधान की विषय वस्तु को विस्तार से, इसका मैं उल्लेख करती हूँ, विस्तार से हम इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से इसमें मूल तत्व हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है। प्रस्तावना में जो तत्व हैं, प्रस्तावना के को हम देखते हैं तो इसमें 4 मूल तत्व हमको दिखाई देते हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत, कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है संविधान को? भारत के लोगों से, जनता से। भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। इसमें उसके कुछ उद्देश्य हैं। संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना में दे रखे हैं कि उनके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व यह संविधान के उद्देश्य हैं। और इसमें संविधान कब लागू हुआ था उसकी तिथि का वर्णन किया गया है कि 26 नवंबर 1949 की तिथि का उसमें उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना में मुख्य शब्द कौन से हैं जिनका उल्लेख उसके अंदर किया गया है। देखिए, एक तो जो हमारा संविधान है, हम भारत के लोग, इसका क्या अर्थ है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। फिर है उसमें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संप्रभु शब्द का क्या आशय है कि भारत अपनी आंतरिक एवं प्रादेशिक मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने में सक्षम है। भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और वह अपने मामलों में, चाहे वह आंतरिक है चाहे बाहरी है ना, उसका निस्तारण, उसको स्वतंत्र रूप से उसको समस्याओं को हल करने में स्वतंत्र है। और एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। फिर आता है आपका समाजवादी शब्द। तो आप ये देखिए कि संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द का उल्लेख 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। जो बात पहले संविधान में निहित थी, अंतर्निहित थी, देखिए उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया था।
और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके उसके अनुसार कार्य किया। इसका उद्देश्य सभी उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना नहीं है, अपितु आर्थिक शोषण को समाप्त करना है। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द के साथ लोकतंत्र शब्द जुड़ा है, अर्थात यह लोकतंत्र ही समाजवाद की अवधारणा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अपना आर्थिक विकास कर सकता है और राज्य द्वारा इस उत्थान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाएगी। राज्य कमजोर तबके के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए सहयोग प्रदान करेगा। ये बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, लेकिन गांधीवादी समाजवाद की ओर हमारा झुकाव ज़्यादा है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति जो 1991 में आई ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा सा लचीला बनाया है, लेकिन फिर भी हमारा जो झुकाव है वह गांधीवादी समाजवाद की तरफ है। एक शब्द है इसमें धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष राज्य कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था कि यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने संविधान में 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा था, है ना। तो राज्य यथासंभव राजकीय कार्यों जैसे अर्थव्यवस्था, शिक्षा, राजनीति तथा कानून आदि में धर्म का प्रयोग नहीं करेगा तथा सभी व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करेगा और सभी धर्मों के समान व्यवहार करेगा। भारत में समान यहाँ पे है, समान साथ सबके साथ समान व्यवहार करेगा और भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। SR बॉम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994 में संविधान न्यायालय द्वारा पंथ निरपेक्षता को संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग बताया गया है ना। और भारतीय राज्य में देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहा गया है कि सरकार न किसी धर्म के मानने वाले को प्रोत्साहन देगी और ना ही किसी को हतोत्साहित करेगी। भारत सरकार का कोई भी धर्म राज्य नहीं होगा, है ना, कोई राज्य धर्म नहीं होगा एवं सरकार सभी धर्मों एवं मतों को समान रूप से सम्मान करेगी तथा उन्हें अपने धर्म को पल्लवित और पुष्पित करने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जाएगी। अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा तथा वे अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारी प्रस्तावना में बताया गया है कि ऐसा होगा, उसका अर्थ यह है। फिर है लोकतंत्रात्मक। तो शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। इसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार की स्थापना की जाती है और सरकार का संचालन जनता के हित में किया जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना करती है। फिर एक गणराज्य, ऐसा राज्य जिसका प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। देखिए, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो राजशाही और एक गणतंत्र। तो राजशाही व्यवस्था में तो राज्य का प्रमुख राजा या रानी होता है, उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है ना। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है और भारत में भी हमारा यही है ना। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करके तथा निर्वाचित राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बनाकर प्रस्तावना में शामिल लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द की अभिपुष्टि की गई है। फिर प्रस्तावना के उद्देश्य। देखिए, प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हम सामाजिक न्याय कैसे कहेंगे कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म,
लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार होना चाहिए और यही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिलाजुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है ना, कि आर्थिक कारणों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर है राजनीतिक न्याय। इसका क्या अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, चाहे वह राजनीतिक है ना। और इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। 1917 की जो रूसी क्रांति है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हमारे संविधान में की प्रस्तावना में लिया गया। फिर आता है स्वतंत्रता, कि लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक का अभाव तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है और ये कहा जाता है कि प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है, उनमें उनके साथ कुछ न कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। तो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 जो हुई थी वहाँ से लिया गया है ना। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से आए? फ्रांस की क्रांति से। फिर है समता। समता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है ना, कि सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक समता, राजनीतिक और आर्थिक, है ना। तो मौलिक अधिकार पर निम्न प्रावधान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों में मतलब कौन कौन से अधिकार हम देखें ना, तो नागरिक क्षमता में कौन सा है कि विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अनुसार, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध अनुच्छेद 15 के अनुसार, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंदर, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंदर और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंदर। ये हमारी नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। कौन से? कि धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य करार नहीं दिए जाएगा, है ना, अनुच्छेद 325 के अनुसार। और दूसरा है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान रखा जाएगा, वह है अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 325 क्लियर और 326। और राज्य के नीतिदिशक तत्व है ना, जो अनुच्छेद 39 के अंदर है, महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। ये समता के अंदर आया आपका। फिर है बंधुत्व। देखिए बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। कि संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 क में दे रखे हैं कि ये हम क्या है कि हम भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा, हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। इसी के साथ है राष्ट्र की एकता और अखंडता का वाला तत्व। कि प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है और संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई
तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह पवित्र है। तो देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम सम्मिलित हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, और इससे भारतीय संघ की बदली ना जाने वाली जो प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। तो ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। अगले उसमें मैं आपको इसका महत्व बताऊंगी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। कि देश की एकता है ना, ये मैंने आपको बताया था कि कहाँ से हम इस चीज़ को लेके आते हैं। तो ये आपका प्रस्तावना का मूल तत्वों का पूरा अपन ने वर्णन देखा, कौन कौन से विशेष शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से सुने और फिर इसका मनन करें, देखें कि हमारे भारतीय संविधान कितना अलौकिक है। धन्यवाद बच्चों।